स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। कुछ होमवर्क वगैरह तो नहीं दिया था बेटे? शीट में से कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर डिस्कस करने हैं। डी सेक्शन तक दिया था। ओके, तो बच्चों कर लिया, डी सेक्शन तक कर लिया क्या होमवर्क आप लोगों ने? तो डाउट पूछ लीजिए बेटे उसमें से। नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं प्लीज। नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास करें, कितने लोग चाहते हैं नेक्स्ट क्लास करें? हम्म, ठीक है भाई, अगली क्लास में करेंगे। आज हम फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। इसका क्या मतलब? देखो, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है या जो इंटरफेस है वो कैसा है? स्फेरिकल इन शेप। N1 और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो मीडियम हैं एंड द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम of refractive index N1 and N2 is spherical. अब देखो क्या है, स्फेयर है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस सरफेस पर किसी कन्वीनियंट पॉइंट को पोल मान लेते हैं जिसको कि डिस्टेंसेस वगैरह मेजर करने के काम में लिया जाएगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और एक जो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है वो, इससे किस प्रकार की इमेज बनेगी ये हमें पता करना। मान लेते हैं वो यहाँ कहीं रखे हुए हैं। अब देखो, एक रे तो ये कंसिडर करें हम, कौन सी? जो कि ऑब्जेक्ट से चली है
और सीधे पोल पे जाकर के इंसिडेंट, ये रे तो क्या होगी, सीधे ही निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और दूसरी रे हम कंसिडर करें जो कि इस तरह की है, ठीक है। अब इस रे, मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट पर सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो इस रे को हम ज्वाइन कर दें कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होगा वही, ये जो लाइन है ये नॉर्मल हो जाएगी, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा होगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रे रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होकर के थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती। कैसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है साहब, मान लो थोड़े जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में नहीं जाती, थोड़ा सा बेंड हो जाती है इस तरह, ऐसे में थोड़ी सी, राइट। अब ऐसे अगर बेंड हो गई, तो इसी रे को अगर पीछे एक्सटेंड किया जाए तो ये किसी पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। ये आपकी हो गई है क्या, रिफ्रैक्टेड। और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, आई पॉइंट पे। ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, और ये एंगल मान लेते हैं गामा। देखो ये रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है उसको क्या कह रहे हैं, इमेज। और ये जो एंगल है ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, बिकॉज ये जो एसी लाइन है ये नॉर्मल। अब आप देखिए, हम सिर्फ वी आर कंसिडरिंग ओनली नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेस। इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत छोटा है, अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल्स भी बहुत छोटे हैं। अंडर सच ए सिनेरियो, अल्फा एंगल को अप्रोक्सीमेटली आप एपी डिवाइडेड बाय पीओ ऐसा लिख सकते हैं, बीटा एंगल को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो एपी डिवाइडेड बाय पीसी,
और गामा एंगल को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो AP डिवाइडेड बाय PI। वैसे तो ये सारी वैल्यूज tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा की होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो इनको लगभग अल्फा की वैल्यू ही हम मान सकते हैं। ऑल्सो हैव ए लुक एट ट्राइंगल AOC। Consider triangle AOC. Which triangle I'm talking about? See, I'm talking about this triangle. ये वाला। ट्राइंगल AOC। इस ट्राइंगल के लिए अगर बात करें हम, तो ये जो आई एंगल है वो आई इसका एक्सटीरियर एंगल है। एंगल आई इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्राइंगल। क्योंकि ये CA लाइन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये जो CA लाइन है, इसी को जब आगे बढ़ाया जाता है एज इट इज, तो जो एंगल बनता है वही तो आई एंगल है, यही आई एंगल। तो AOC ट्राइंगल के लिए आई एंगल एक एक्सटीरियर एंगल है, तो आई को हम अल्फा प्लस बीटा के बराबर लिख सकते हैं। उसी तरह से ट्राइंगल AIC की अगर बात करें, ट्राइंगल AIC कौन सा ट्राइंगल बेटे? ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा। तो इसके लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? R इसके लिए एक्सटीरियर एंगल। तो R किसके बराबर होगा? गामा प्लस बीटा। और I एंड R में क्या रिलेशन है? वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो हमें मिलेगा N1 इंटू साइन I इज इक्वल टू N2 इंटू साइन R। N1 इंसिडेंट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 रिफ्रैक्शन वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर स्मॉल I एंड R हम लिख सकते हैं N1 इंटू I बराबर है N2 इंटू R के। और I की जगह लिखते हैं कितना? अल्फा प्लस बीटा। और R की जगह लिखते हैं गामा प्लस, क्या आ जाएगा? N1 अल्फा माइनस N2 गामा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू बीटा। और यहाँ से देखो अल्फा गामा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ये वाली, तो क्या आ जाएगा? N1 अल्फा की जगह लिख रहे हैं AP डिवाइडेड बाई PO माइनस N2, गामा की जगह लिख रहे हैं AP डिवाइडेड बाई PI इक्वल टू N2 माइनस N1 बीटा। हाँ बेटे, PC। अब बेसिकली क्या होगा बेटे? AP से AP सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, N2 माइनस N1 आएगा। AP cancels out from LHS and RHS,
तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, लेट अस हैव अ लुक एट नेक्स्ट पेज। N1 डिवाइडेड बाय PO माइनस N2 डिवाइडेड बाय PI इज इक्वल टू व्हाट, N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय PC। ठीक है बेटे। ये थोड़ा सा मैंने इसको क्लीन अप किया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर PO PI PC क्या है। PO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। P पॉइंट को ओरिजिन लिया जाए और जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज आ रही है उस साइड को पॉजिटिव कहा जाए। तो पोल के राइट साइड में पॉजिटिव साइड हो गई और पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइड आ गई। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना। हमने ये जो चीज लिखी थी इसको कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिख लेते हैं। यू को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, बी को नाम देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, और आर को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो पोल है उसको कहेंगे क्या, ओरिजिन। प्रिंसिपल एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस, एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ इंसिडेंट रेज ठीक है बेटे। तो देखो इस केस में क्या है, refer the diagram again. Object is lying on the negative side, image is lying on the negative side। इसका मतलब U को माइनस PO लिखेंगे या PO को माइनस U लिख सकते हैं। सिमिलरली V को माइनस PI लिखेंगे या PI को माइनस B लिख सकते हो। और क्योंकि सेंटर तो पॉजिटिव साइड पे ही लाई कर रहा है तो R तो PC के बराबर ही हो जाए। इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, N1 डिवाइडेड बाय माइनस U माइनस N2 डिवाइडेड बाय माइनस B इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R। क्या आ जाएगा भाई, N2 बाई B माइनस N1 बाई U
इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई n1 n2 क्या है इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था इनको यूज करते समय। n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ इंसिडेंस। n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। बाकी कोऑर्डिनेट्स लिखना अपने को आता ही है सब। r is x coordinate of center of curvature। r is x coordinate of center of curvature। जो स्फेरिकल सरफेस है उसका कहीं पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसको हम उसके x कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे? r। यहाँ पर r जो है वो पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ इंसिडेंट रेज ही लाई कर रहा है, तो r पॉजिटिव हो गया। pc, pc को r लिखा है ना, pc क्या है? सेंटर से पोल की डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। देखो भाई बात क्या है, वैसे ये एक स्फेरिकल सरफेस है और यहाँ कहीं पर मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा। इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज, वो रे मैं कंसिडर कर रहा हूँ जो कि पोल की तरफ जाती है, ठीक है। कंसिडर दिस रे। अब ये जो रे है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं आई, और ये पॉइंट पी जो है ये है इसका पोल। अब ये रे नॉर्मल की तरफ भी रिफ्रैक्ट होती है, नॉर्मल से अवे भी रिफ्रैक्ट हो सकती है, कहीं भी रिफ्रैक्ट हो सकती थी। मान लेते हैं कि नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाती है, इट बेंड्स स्लाइटली टुवर्ड्स द। सो दैट ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये है कितना? आर। अब देखो इस रे को अगर हम पीछे एक्सटेंड करें, ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं इस रे को, राइट। हालांकि पीछे ये रे एग्जिस्ट करती नहीं है,
ये रे तो क्या है, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे आगे ही निकल गई थी। इफ दिस एंगल इज आर, ये जो एंगल बन रहा है ये भी आर होगा। अच्छा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज, इमेज इस रे पर ही कहीं ना कहीं बननी चाहिए। मान लो इमेज यहाँ बन जाती, इट इज पॉसिबल कि यहाँ पर इमेज बन जाए। इसको हम कहते हैं ए बी, और इसकी इमेज जो बनी है उसको कहते हैं ए डैश बी डैश। नाउ लुक एट ट्राइंगल पी ए बी। अगर मैं tan आई की वैल्यू लिखूं तो वो कितना आएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए, वेयर ए बी इज हाइट ऑफ इमेज एंड ए पी इज जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, सिंस आई इज स्मॉल, वी आर ओनली कंसिडरिंग नियर नॉर्मल इंसिडेंट रेस, tan आई को अप्रोक्सीमेटली sin आई लिख सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय मॉड यू। अब ट्राइंगल पी ए डैश बी डैश में देखो, अगर हम tan आर की वैल्यू लिखें तो वो आएगी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय मॉड। ठीक है। अच्छा, ये हाइट ऑफ इमेज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बी जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो है, ए डैश बी डैश जो है वो हाइट ऑफ इमेज है डिवाइडेड बाय मॉड। और अगेन आर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल एंगल, तो tan आर को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, साइन आर, वो किसके बराबर होगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय मॉड बी। हम साथ ही साथ स्नेल्स लॉ भी लगा दें तो क्या मिल जाएगा बेटे, n1 इंटू साइन आई बराबर है n2 इंटू साइन आर के। और साइन आई को कितना लिख दें, एच को डिवाइडेड बाय मॉड यू इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। साइन आर को कितना लिख देंगे, एच आई डिवाइडेड बाय मॉड। यानी कि मॉड वी बाई मॉड यू की वैल्यू क्या आ गई बेटे, या मॉड वी बाई मॉड यू में क्यों इंटरेस्टेड हैं, हम तो इंटरेस्टेड है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया बेटे, n1 इंटू मॉड वी डिवाइडेड बाई n2 इंटू मॉड यू। या मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, ऐसा मैग्निफिकेशन जिसमें साइन के साथ चीजें आ जाएंगी, तो n1 वी डिवाइडेड बाई n2 यू, ऐसा इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर m का सिग्निफिकेंस वही है बेटे, m ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, इरेक्ट इमेज, और m लेस देन 0 का मतलब क्या है, इन्वर्टेड इमेज। मॉड m ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, एनलार्ज्ड इमेज। मॉड m लेस देन 1 का मतलब क्या है, डिमिनिश्ड इमेज। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रांसवर्स या फिर लैटरल मैग्निफिकेशन।
ट्रांसवर्स या लैटरल मैग्निफिकेशन मतलब उन डायमेंशन के जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखी। हाँ बेटा, u और v की वैल्यू तो साइन के साथ ही आएंगी। क्या m नेगेटिव हो सकता है? हाँ, m नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटे। देखो v और u अगर अपोजिट साइन के हो गए, मान लो u नेगेटिव और v पॉजिटिव बन गया, तो उस केस में क्या है बेटे, m नेगेटिव भी आ सकता है ना। देख लो बच्चों, इस पेज में से कोई डाउट है तो। लास्ट पेज रह गया था कॉपी करने का। लास्ट पेज मतलब कौन सा बेटे, ये वाला क्या? दिस वन। ओके। इसमें एक फॉर्मूला हमारे लिए और होगा, कौन सा? रिलेशन बिटवीन स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज along principal axis. Relation between small size of object and its image along principal axis. देखो क्या है,
जैसा हमने मिरर के केस में किया था, हमारे पास स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज n2 माइनस n1 बाई आर। इसको हम क्या करें, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस n2 बाई वी स्क्वायर dv बाई dt प्लस n1 बाई यू स्क्वायर du बाई dt, दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि r तो कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट है, तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू n1 बाई n2 इंटू बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई du बाई, है ना। अब एक तो हम इस चीज को समझ सकते हैं, dv बाई dt बेसिकली क्या है, dv बाई dt इज वेलोसिटी ऑफ इमेज along principal axis। du by dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along principal axis। ठीक है, ऑब्वियसली विद रेस्पेक्ट टू पोल, विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, सरफेस के रेस्पेक्ट में ही है। और v और u तो क्या है, instantaneous coordinates of object and image। Now this equation can also be interpreted in this form that हम dt को दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, dv इज इक्वल टू n1 बाई n2 मल्टीप्लाइड बाई v स्क्वायर बाई u स्क्वायर टाइम्स du, where what is dv, dv is small displacement of image along principal axis। And what is du, du is small displacement of object along ठीक है। dv and du can also be interpreted as small sizes of image and object along principal axis। ठीक है, बहुत छोटी सी लेंथ का ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है,
तो इमेज कितनी साइज की बनेगी वो भी इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और उसकी बात हम करते हैं। ये नोट कर लिया सबने? नए पेज पे मूव करें बच्चों। ओके ओके, नोट कर डन बेटे। ओके, देखो भाई क्या है, let us take a few examples of this one। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि एक स्फेरिकल बाउंड्री है जिसकी रेडियस है 40 और वो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। लेट्स से वन ऑफ देम इज एयर, अदर इज मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी 1 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है और वो इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर दूर है। On the other side of this boundary there is an observer। तो हमें पता करना है फाइंड द पोजीशन एंड द हाइट ऑफ ए बी when seen by the observer। तो बच्चों किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, देखो जरा। ये सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में ही लाई करेगा। ऑब्जेक्ट ए बी इधर रखा हुआ है, जो इंसिडेंट रेज है वो लेफ्ट से राइट में जाएंगी। तो पोल को लेंगे ओरिजिन और पोल के राइट साइड में होगा पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड में होगा नेगेटिव। और क्या होगा भाई, अब
इंसिडेंट रे एयर में ट्रेवल कर रही है तो n1 हो जाएगा 1। रिफ्रैक्टेड रे 3/2 में ट्रेवल कर रही है तो n2 हो जाएगा 3/2। ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है तो u की वैल्यू हो जाएगी -20। सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड पे है तो r की वैल्यू हो जाएगी +40। v इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये तो पता करना है हमें, पता थोड़ी है इमेज किधर बनेगा। मान लेते हैं v कोऑर्डिनेट पे बन रहा है, v पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। फॉर्मूला में रखते हैं n2/b -n1/u is equal to n2 minus n1 by r. What I obtain is n2 is 3/2 divided by v, n1 is 1, u को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया -20, n2 minus n1 यानी 3/2 -1, r की जगह रख दिया +40। तो मेरे पास आ जाएगा 3/2v plus 1/20 is equal to 1/80, या 3/2v को लिख सकते हैं 1/80 minus 1/20। यहाँ से 80 एलसीएम आ जाता है 1 - 4, तो 3/2v की कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटे, -3 डिवाइडेड बाई 80। 3 से 3 कैंसिल होता है तो v की वैल्यू -40 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ जाएगी -40 सेंटीमीटर, है ना। नेगेटिव आ रहा है मतलब नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव साइड तो लेफ्ट में है, मतलब इमेज तो लेफ्ट में ही बन रही है भाई। और कितना दूरी पर बन रही है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बन रही है, ये बात तो तय होगी। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यूज होगा n1v by n2u। n1 is 1, v is -40, n2 is 3/2 and u is -20। तो ये वैल्यू 4/3 आ जाएगी। मैग्निफिकेशन 4/3 आ गया, इसका मतलब क्या है, magnification comes out to be 4/3। What does this mean? इसका मतलब ये है पॉजिटिव आ गया है, पॉजिटिव m implies erect image और हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा 4/3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 4/3 सेंटीमीटर। तो इरेक्ट ही इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बन, इरेक्ट ही बन रही है, ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी साइज की। वेरी गुड, कुछ लोगों ने बताया, सही आंसर बताया। वेरी, समझ में आया ये सबको भाई? एनी डाउट्स इन दिस वन? अगले पेज पे चलें। देखो, जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता था हमसे कि हमारे पास क्या है, एक पूरी तरह से ग्लास स्फेयर,
and let's say its radius is 20 centimeters. यहाँ कहीं पे इसका सेंटर होगा। अब क्या है, इस ग्लास स्फेयर पर इस तरह की पैरेलल रेज आकर के इंसिडेंट होती, rays traveling parallel to each other are incident on this glass sphere. हमें पता करना है, find the point of intersection of these rays when they emerge out of the glass. When they emerge out of the glass, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और आसपास के मीडियम एयर। या ऐसा कर लेते हैं अपन, वेट वेट वेट, ये कोई आसपास कोई लिक्विड है, या ऐसा कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में एयर है और राइट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/, ठीक है, ऐसा कर, थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं, ऐसा। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना रहे ताकि जो भी अपने लोगों के डाउट शाउट हो वो क्लियर हो जाए, N1 क्या लेना है, N2 क्या लेना है। Now how to solve this? देखो बेटे, पहले रेज जो ट्रेवल कर रही थी एयर में वो एंटर करेंगी ग्लास में, है ना। तो पहले हम मान लेते हैं फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास, N1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, N2 की वैल्यू 3/2 आ जाएगी और R की वैल्यू +20 सेंटीमीटर आ जाएगी। और U को क्या लेंगे, देखो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो U को इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, मतलब पैरेलल रेज आ रही हैं तो उसको आप U को इन्फिनिटी मान सकते हैं। ऐसा मान सकते हैं कि बहुत दूर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उससे बहुत दूर डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज भी जो है वो क्या है, तो U को इन्फिनिटी मान सकते हैं अपन। फॉर्मूला लगाएं, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, यानी के 3/2 डिवाइडेड बाई V माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी इक्वल टू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R, R is +20, तो ये आ जाएगा 3/2V। 3/2 माइनस 1 को 1/2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/40। तो V की क्या वैल्यू आ गई बेटे, 60 सेंटीमीटर V की वैल्यू आ गई। देखो प्लस आया है, रेज राइट में जा रही थी तो ये वाली साइड प्लस थी, ये वाली साइड माइनस थी, राइट।
तो इसका डायग्राम हम अलग से बनाएंगे, उसको डिस्टर्ब मत करो। ये इस प्रकार से रेज आई थी और ऐसे रिफ्रैक्ट हुई हैं। ये 60 सेंटीमीटर दूर वाले पॉइंट की तरफ इसने इनको रीडायरेक्ट कर दिया। अब 40 तो इसकी डायमीटर है ही, यानी स्फेयर के बाहर 20 सेंटीमीटर और लगा हुआ। देखो ये स्फेयर के बाहर नहीं पहुंच रही है ये रे, है ना, गलत फहमी ना हो जाए किसी को, इसलिए मैं यहाँ पर इन रेस को ब्रोकन बना देता हूँ। अंदर तो मस्त बिंदास ट्रेवल कर रही है, लेकिन बाहर नहीं जा पा रही। 60 कौन सी डिस्टेंस आई है बच्चे? 60 जो डिस्टेंस आई है वो ये पूरी आई, राइट। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से ये पूरी दूरी 60 सेंटीमीटर। और जाहिर सी बात है ये 60 आई है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी बची है? ये डिस्टेंस बची है 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस बची है 20 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, एक बार और रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा बच्चों? अभी तक हमने हमारी जो रेज हैं वो एयर से ग्लास में गई हैं, सिर्फ यही वाला फॉर्मूला तो अप्लाई किया है। ग्लास से 4/3 में तो भेजा ही नहीं, तो ग्लास से 4/3 होगी तो भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्लास से 4/3 में भेजते हैं अपन। तो फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास टू 4/3, अब ये रे इंसिडेंट रे हो गई है, तो N1 को लेंगे 3/2 और N2 को लेंगे 4/3। अच्छा, पॉजिटिव साइड अभी भी राइट साइड ही है, लेकिन अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो एक तरीके से सरफेस के नेगेटिव साइड पे लाई करने लग गया है। तो आर को बच्चों क्या लोगे? -20 आर को लेंगे। तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, N2/V -N1/U इज इक्वल टू N2 -N1/R। ये बार बार फॉर्मूला में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको सुन सुन करके। N2/V तो 4/3 डिवाइडेड बाई V -3/2 डिवाइडेड बाई U। अब इसके लिए U +20 लेंगे, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट, पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है। तो +20 इक्वल टू N2 - N1, यानी कि 4/3 -3/2 डिवाइडेड बाई R। R को क्या ले लेंगे बच्चों? -20। तो ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा 4/3V -3/40 इज इक्वल टू
4/3 माइनस 3/2 आप करोगे तो कितना आएगा भाई, 6 LCM आ जाएगा, और 8 माइनस 9 यानी -1/6 आ जाएगा, और माइनस पहले से, तो ये 1/120 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 4/3v इज इक्वल टू 1/120 प्लस 3/4। तो 120 LCM आया, 1 प्लस 9 ये ऐसा आ जाएगा, तो 10/120 यानी ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/12 के बराबर आ जाएगी। 4/3v कितना आ गया बेटे, 1/12, तो v की वैल्यू आ जाएगी कितना, 16 सेंटीमीटर। फिर से पॉजिटिव आया है, मतलब ये राइट वाली जो बाउंड्री है इसके 16 सेंटीमीटर बाहर इमेज बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, ये जो इस सर्कल की राइट वाली जो बाउंड्री है इसके 16 सेंटीमीटर बाहर इमेज बनेगी। हाँ, यहाँ से 16 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज। ये बात क्लियर है बेटे, फाइनली रेज यहाँ पर मिल रही 16 centimeter from the right boundary. Final image will be formed at 16 centimeter from the right boundary. इसको नोट कर लो भाई सब लोग, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं तुम्हें हमने किया क्या है। देखो हमने क्या किया है, पहले वाली सरफेस जब एयर से ग्लास में एंटर कर रही थी तो u को माना इन्फिनिटी, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाया, और उससे मेरे पास वैल्यू आई +60। +60 कहाँ से, लेफ्ट वाली सरफेस से 60 सेंटीमीटर। ये जो 60 हमारे पास आया है वो कहाँ से आया है बेटे, ये लेफ्ट वाली सरफेस से 60 सेंटीमीटर। उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया I1। इसका मतलब ये जो रे पहली सरफेस ने रिफ्रैक्ट करी वो I1 की तरफ जा रही है। अब यही रेज इंसिडेंट हो रही हैं किस पर, इस सेकंड वाली इंटरफेस पर, और रेज आएंगी 3/2 से ग्लास से 4/3 वाले मीडियम। अभी सेंटर नेगेटिव साइड पे आ गया है तो अब R मुझे -20 रखना पड़ेगा। N1 3/2 हो गया, N2 4/3 हो गया, ये फॉर्मूला लगाया, ये सब कैलकुलेशन है, V की वैल्यू 16 आ गई, +16 आ गई, मतलब ये जो सरफेस है यहाँ से 16 सेंटीमीटर आगे फाइनली रेस कन्वर्ज हो। अब दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। अभी हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर यहाँ पर इंफिनिटी के साइन से फर्क नहीं पड़ रहा, बट हमें यूजुअली समझ में इंफिनिटी के साइन पे देखने को, राइट? यस, यहाँ पर इंफिनिटी के साइन से फर्क नहीं पड़ रहा है, देखो क्योंकि 1/∞ आ रहा है जनरली, लेकिन हाँ अपन को साइन देखना होता है।
यहाँ पे नहीं फर्क होगा। और देखो मान लो इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कैसे कि एक स्लैब है कुछ इस तरह से है कि एक सरफेस तो उसकी प्लेन है, और एंड में एक स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। और लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 2 है, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ कहीं पर मान लो an object is placed somewhere and it is being viewed from the other side. पैरामीटर्स हमें क्या क्या दिए हुए हैं? ऑब्जेक्ट की ये जो प्लेन सरफेस है इससे डिस्टेंस हमें दी हुई है लेट्स से 10 सेंटीमीटर। ये जो मेरे पास स्लैब है इसकी पूरी विड्थ हमें दी हुई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिया हुआ है लेट्स से कितना, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। आसपास में एयर ही, तो हमें पता लगाना है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ O as seen by the object। ये हमको पता लगा। तो देखो बच्चों इसमें क्या होगा, पहले रेज जाएंगी एयर से ग्लास, एयर में ट्रेवल करते हुए जाएंगे किधर? ग्लास। लेकिन ये जो हो रहा होगा ये हो रहा होगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो हम लिखेंगे d डैश इक्वल टू d डिवाइडेड बाय एन आई बाई एन आर, दैट इज 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब कि क्या है बेटे, इसका मतलब क्या है देखो, लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन। ये हमारे पास इस प्रकार की ग्लास स्लैब है,
ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, इससे रेस चल करके प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट हुई, और इस प्लेन सरफेस ने इस तरह से इसको रिफ्रैक्ट किया कि ये 20 सेंटीमीटर दूर से आती हुई लग रही। ये कहाँ से आती हुई लग रही है? 20 सेंटीमीटर दूर वाले पॉइंट से आती हुई ये रेस। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? 20 सेंटीमीटर, है ना? अब देखो, जब इस स्फेरिकल सरफेस पे रेस गिर रही हैं, तो स्फेरिकल सरफेस को ऐसा लग रहा है कि I1 से आ रही हैं ये। तो होगा क्या? I1 एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर स्फेरिकल सरफेस। I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा। I1 एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस से I1 की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटे? 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर। तो U को -40 लेंगे। अच्छा, अब रेस जा रही हैं इस ग्लास से एयर में, तो N1 को अभी हम लेंगे 2 और N2 को लेंगे 1। देखो, कुछ लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं सोचना सर आप बोल रहे हो I1 ऑब्जेक्ट है, I1 ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो अब वापस से एयर में आ गया है, तो आप फिर N1 को 2 क्यों ले रहे हो? देखो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा N1 और N2 की डेफिनेशन देते समय कि N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें कि इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है। कौन सी इंसिडेंट रे? वो इंसिडेंट रे जो स्फेरिकल सरफेस पर आकर के गिर रही है। तो स्फेरिकल सरफेस पर यहाँ पर आकर के गिरने वाली रे, जिस सरफेस के लिए तुम फॉर्मूला लगा रहे हो, जो रिफ्रैक्शन कंसिडर कर रहे हो, उस रिफ्रैक्शन वाली इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं 2 से एयर वाला, ग्लास से एयर वाला। तो N1 को 2 लेंगे, N2 को 1 लेंगे, राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेंगे। और ये स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, सेंटर लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो R को -10 लेना होगा। इक्वेशन क्या बनेगी? N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? 1/V -2 डिवाइडेड बाई -40 इज इक्वल टू 1 - 2 डिवाइडेड बाई -10।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 1/v प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/v की वैल्यू 1/20 आ जाती है, यानी कि v 20 सेंटीमीटर आ जाता है। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इस वाले पॉइंट से 20 सेंटीमीटर आगे ये रेज इंटरसेक्ट करें, ये दूरी 20 सेंटीमीटर है। ये बात समझ में आई है भाई सब लोगों को या नहीं? ओके बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो स्फेरिकल सरफेस में इस तरह के भी बन सकते हैं, है ना। अगले पेज पे चलें। कर लो। देखो बेटे, जैसे हमने दो इस प्लेन सरफेस को स्फेरिकल सरफेस से क्लब किया, उसी तरह से मिरर और स्फेरिकल सरफेस को भी क्लब कर दिया जाता है कभी कभी। कैसे? जैसे हमसे कह दिया जाए कि भाई कुछ ऐसा अरेंजमेंट, ये एक प्लेन मिरर है और ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। ये थिक ग्लास है ना, दिस इज अ थिक ग्लास। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है दैट इज 5 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 10 सेंटीमीटर, राइट। अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस स्फेरिकल सरफेस के बाहर रखा हुआ है, कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट को is placed at 10 centimeter to the right of spherical surface. Find the image, find the position of find the distance of image of O from the spherical surface after all refractions and reflections. तो कैसे पता करें साहब इसको? देखो, पहले
रिफ्रैक्शन होगा कहाँ से कहाँ होगा साहब? एयर से ग्लास। और रेज जा रही होंगी लेफ्ट में, तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव कहलाएगी, राइट साइड नेगेटिव। और n1 को लेंगे 1, n2 हो जाएगा 3/2 और r हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। n2 को लिखेंगे 3/2 डिवाइडेड बाई v माइनस 1/u, u को कितना लिखेंगे? -10 इज 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r, r को लिखेंगे +10। तो हमारे पास आ जाएगा 3/2v प्लस 1/10, दिस इज इक्वल टू 1/20। तो 3/2v की वैल्यू आएगी 1/20 माइनस 1/10। तो ये हो जाएगा -1/20। इसका मतलब b की क्या वैल्यू आएगी? -30 सेंटीमीटर। तो पहली जो इमेज होगी वो 30 सेंटीमीटर पे बनेगी और नेगेटिव साइड पे ही बनेगी, है ना? अब ये जो इमेज है, लेट्स से इसको मैं I1 नाम देता हूँ। लेट मी कॉल दिस एज I1। अब क्या होगा? मतलब रेज अब 30 सेंटीमीटर से आते हुए लग रही। कहाँ से आते हुए लग रही बच्चों? 30 सेंटीमीटर से आते हुए। और ये रेस चल करके किस पे इंसिडेंट होंगी? ये रेस चल करके प्लेन मिरर पे इंसिडेंट। ये रेस चल करके इंसिडेंट होंगी किस पर? प्लेन मिरर पर। तो प्लेन मिरर के लिए I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा। I1 will become object for plane mirror। तो प्लेन मिरर क्या करता है? जितना डिस्टेंस आगे उसके ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पीछे उसकी इमेज बना देता है। तो वो क्या करेगा? 30 सेंटीमीटर पीछे, नहीं, अब ऑब्जेक्ट उससे 35 सेंटीमीटर है ना? 30 सेंटीमीटर तो यहाँ से डिस्टेंस है, प्लेन मिरर से डिस्टेंस कितनी है? 35। तो प्लेन मिरर क्या करेगा साहब? अपने से 35 सेंटीमीटर पीछे उसकी इमेज बना दे। उस इमेज को नाम देते हैं I2। इसका मतलब क्या है? प्लेन मिरर ने जिन रेस को रिफ्लेक्ट किया वो 35 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से आ रही। प्लेन मिरर ने जिन रेस को रिफ्लेक्ट किया वो कहाँ से आ रही है? 35 वाले पॉइंट से। तो 35 + 5 कर दोगे तो कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्या होगा? अब वापस से रिफ्रैक्शन होगा और I2 will act as object for refraction from ग्लास टू एयर। अब की बार ग्लास से एयर हो रहा, और अभी रेज राइट में जा रही है, तो अब साइन कन्वेंशन बदल गया है, राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव। अब n1 हो गया है 3/2, n2 हो गया है 1, और r को क्या लेंगे बच्चों? -10 लेंगे, और u हो जाएगा -40। तो n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r, r को लिख दिया -10। तो 1/v प्लस 3 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 1/20। तो
तो यहाँ से 1/v की क्या वैल्यू आ गई बच्चों? 1/20 माइनस 3/80, 80 एलसीएम आया, 4 माइनस 3 तो 1/80 आ गया। तो v की क्या वैल्यू आ गई भाई? v की वैल्यू आ गई प्लस 80 आ गई ना बच्चों? ठीक है, 80 सेंटीमीटर टू द राइट फाइनल इमेज बन जाएगी। ये बात समझ में आती है भाई सबको? ऐसा इसका कॉन्सेप्ट होगा भाई। तो ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का कॉन्सेप्ट है। आपको सेक्शन ई जो है वो कंप्लीट करना है। अगली क्लास के लिए होमवर्क क्या रहेगा? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन ई। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। सेक्शन ई कंप्लीट करके ला। बाय एवरीवन। ये जो 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस आई है, दिस इज नॉट फ्रॉम प्लेन मिरर, दिस इज फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। फिर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्या? नहीं बेटे, अब तो ये रेज बाहर निकल जाएंगी ना। अब तो ये रेज बाहर निकल जाएंगी, बाहर निकलने के बाद तो राइट ही राइट डायरेक्शन में जाती जाएंगी। ठीक है, वो तो मिरर ने इनको क्या किया था, वापस सरफेस की तरफ भेजा। ठीक है, एक बार इससे बाहर निकल गए रिफ्रैक्शन के बाद, वापस से इनको मिरर की तरफ कौन भेजेगा बेटा? ठीक है, मिरर की तरफ वापस कोई भेज ही नहीं रहा। समझ में आई बात बेटे? कौन पूछ रहा था ये? आशुतोष, समझ में आया? ओके, चलो अगली क्लास में मिलते हैं।